everyone, I am Shivani Solanki and I welcome you all to the PW, जहां पर आप सभी स्टूडेंट्स के लिए द मोस्ट अवेटेड सीरीज फॉर भारतीय न्याय संहिता लॉन्च भी होने जा रही है और उसका आज इंट्रोडक्टरी सेशन भी हम लेने जा रहे हैं। बहुत समय से स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि जिस तरीके से हमने लॉ वाला यूट्यूब चैनल पर आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट की आज से 2 साल पहले सेशंस लिए थे, पूरी की पूरी सीरीज प्लेलिस्ट आपके सामने थी जिसकी पीडीएफ्स आप लोग पीडब्ल्यू ऐप पर जाकर डाउनलोड कर पाए थे। वैसे की वैसे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि हम बीएनएस के लिए भी ऐसी कैसी सीरीज लेकर आए। तो भारतीय न्याय संहिता जिसको कि हम आईपीसी के साथ पढ़ने वाले हैं, अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स की ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट जुडिशरीज में आपको अब ये सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। अब ना सिर्फ ये सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती है, पर कुछ और स्पेसिफिक फैक्ट्स है जो मैं आपके सामने रखनी चाहूंगी। जैसे कि इनकेस कोई भी स्टूडेंट ये सारी पीपीटीज चाहता है या बैच के और फीचर्स देखना चाहता है तो ये कंप्लीटली फ्री बैच है। आप पीडब्ल्यू ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। पीडब्ल्यू ऐप में जुडिशरी का पूरा सेगमेंट आपको मिलेगा, उसमें ये पर्टिकुलर बैच आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अगर आप देखेंगे तो ये बैच का आपको बैनर इस प्रकार से कुछ मिलेगा, फ्री बैच है और ये सीरीज वहां पर जाकर एनरोल करने से आप स्टूडेंट्स को इस पर्टिकुलर सेशन की या जितने भी आगे आने वाले 30-35 लेक्चर्स होंगे उन सब की आपको पीपीटी अच्छे से मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी। तो आई होप कि ये जितना भी पीडब्ल्यू ने इनिशिएटिव लिया है कि बहुत अच्छे से प्रॉपर्ली हर एक सेक्शन को हम समझते हुए भारतीय न्याय संहिता की सीरीज यहां पर लॉन्च करने जा रहे हैं और देखेंगे कि भारतीय न्याय संहिता में क्या कुछ नया है, क्या कुछ आईपीसी जैसा ही ऐड ऑन किया गया, क्या कुछ रिमूव किया गया है, क्या सारे चैलेंजेस अभी बीएनएस को डील करते हुए कोर्ट्स फेस कर रहे हैं, कौन से सेक्शन का एम्बिट लिमिट किया गया है, कौन से सेक्शन का एम्बिट या स्कोप जो है वो वाइड किया गया। इसी चीज को समझते हुए आज हम जो है अपनी भारतीय न्याय संहिता की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि अगले 1-1.5 महीने तक आप मेरा साथ बनाए रखेंगे, क्योंकि ये सीरीज अगले 1.5 महीने तक के लिए चलने वाली है। मंडे टू फ्राइडे आपको डेली इसी चैनल पर इस पूरी सीरीज का एक सेशन देखने को मिलने वाला है, जिसका नोटिफिकेशन आपको पीडब्ल्यू के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो वहां पर आप थोड़ा अपडेटेड जरूर रहें या उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार की और एडिशनल आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपने कोई भी डाउट सॉल्व कराने, तो आप मुझसे टेलीग्राम पे संपर्क भी कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन विद द सेशन। तो भारतीय न्याय संहिता, जैसे कि ये वर्ड जो है, या मैं सब्जेक्ट के टाइटल की बात करूं तो इस सब्जेक्ट के टाइटल का जो सब्स्टिट्यूशन हुआ है, इसने किसको सब्स्टिट्यूट किया? इसने सब्स्टिट्यूट किया इंडियन पीनल कोड को। तो सबसे पहले इस पूरे के पूरे शब्द को ही देख ले, इस पूरे सब्जेक्ट के टाइटल को देख ले, तो इट डील्स विद भारतीय न्याय संहिता। अब मैं इस पर्टिकुलर टाइटल पे फोकस इसलिए कर रही हूं क्योंकि जितना अच्छे से आपको इस टाइटल के स्विचिंग को समझ पाओगे, उतना अच्छे से भारतीय न्याय संहिता की रिक्वायरमेंट को समझ पाओगे। भारतीय और न्याय मतलब भारत पर अप्लाई होने वाला है और इसका एप्लीकेशन सिर्फ भारत पर नहीं, ये एप्लीकेशन आप सेक्शन नंबर 1 पढ़ेंगे तो इसका एम्बिट और आपको बड़ा दिखेगा, दैट इज आउटसाइड इंडिया ऑल्सो भारतीय न्याय संहिता अप्लाई होगा। अब बात करूं मैं दूसरे वर्ड न्याय, जहां पे पहले वर्ड पीनल था अब वहां न्याय हो चुका है। पीनल मींस पनिशमेंट देखा, न्याय मींस जस्टिस देना। तो जैसे कि लॉ मिनिस्ट्री ने ये कहा था और लेजिस्लेचर ने भी कहा था कि भारतीय न्याय संहिता आने के पीछे ऑब्जेक्टिव हमारा एक ही है, दैट इज टू गिव जस्टिस एंड नॉट टू गिव द पनिशमेंट। तो वर्ड न्याय सब्स्टिट्यूट हुआ है आपके पीनल की जगह, एंड कोड तो अपने आप में है। कोड का जो हिंदी अनुवाद होता है वो है संहिता, जो कि बहुत सारे एक्ट से मिलके बनता है, या ऑलरेडी जो प्रिवेलिंग लॉज थे जिसको कि इंग्लिश कह सकते हैं कि इंग्लिश लॉ का कहीं ना कहीं इसमें टेंट देखने को मिलता है, या जो लॉर्ड मैकॉले ने उस वक्त ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉज थे उन सबको इकट्ठा करके एक पर्टिकुलर कोड बनाया जो कि सारे पर्सनल लॉज को इन्वॉल्व करता है। और कहीं ना कहीं हम बोलेंगे कि इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, कास्ट, जेंडर, कम्युनिटी, ये पर्टिकुलर लॉ सब पर ही अप्लाई होता है। तो आज सेक्शन नंबर 1 को हम प्रयास करेंगे कि एप्लीकेशन को आज डील करें, ताकि जो हमारा वर्ड भारतीय है उसको हम जस्टिफाई कर पाए कि कितना ये पर्टिकुलर लॉ सिर्फ भारत के टेरिटरी पर अप्लाई होता है या उसके अपार्ट भी कहीं अप्लाई होता है। ना सिर्फ इतना ही, हम इसके साथ साथ इसका इंट्रोडक्शन डील करेंगे कि इंडिया में जो लॉ ऑफ क्राइम्स है वो इवॉल्व कैसे हुए, व्हाट वाज द नीड, एंड उसके साथ पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट थ्योरीज को अगर मैं जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो थ्योरीज बहुत कम पूछी जाती है, लेकिन हाँ अगर ज्यूरिस्प्रूडेंस किसी स्टेट में आ रहा है तो ये थ्योरीज इंपॉर्टेंट रह जाती है। एक थ्योरी का बेसिक क्रक्स आपको जरूर पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसके, मैं कहूं तो लॉ ऑफ क्राइम्स के जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं उसको कवर करेंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल बी कवरिंग द डेफिनेशन पार्ट्स। क्या होता है लॉ ऑफ क्राइम? सबसे
सबसे पहले इस चीज को समझेंगे। जाहिर सी बात है वो लॉ जो कि अपराधों से डील करता है, ऑफेंसेस से डील करता है, तो क्या सिर्फ ऑफेंसेस ही डिफाइन करता है? ऐसा नहीं है। आईपीसी की बात करूं या बीएनएस की बात करूं, दोनों ही लॉज के अंदर ऑफेंसेस को भी डिफाइन किया और उसकी पनिशमेंट भी दी है। हर वो स्टूडेंट जो कि भारतीय न्याय संहिता पहली बार पढ़ रहा है, मैं उसको बोल दूं ये सिर्फ प्री के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं, ये सिर्फ मेंस के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं, ये आपके जजमेंट राइटिंग के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट रहता है। जितना अच्छे से एक एक एलिमेंट समझोगे उतना ही अच्छे से आप जजमेंट राइटिंग में चार्ज फ्रेम कर पाओगे। अगर बीएनएस गड़बड़ाया आपका पूरा के पूरा जजमेंट राइटिंग गड़बड़ा जाएगा, इवन इफ यू आर प्रो इन योर प्रोसीजर लॉज, क्योंकि ये एलिमेंट आपको हेल्प करेगा एग्जैक्ट चार्ज लगाने में। और चार्ज गलत हुआ तो आपका डिसीजन गलत हो जाएगा, डिसीजन गलत हो जाएगा तो पूरा की पूरा जजमेंट राइटिंग चला जाएगा। इसीलिए बीएनएस पढ़ते हुए एक एक ऑफेंस का एक एक इंग्रेडिएंट आपको बहुत अच्छे से जानने की आवश्यकता है। उससे पहले हम ये समझने वाले हैं कि बीएनएस से पहले भी एक हिस्ट्री रही है, और वो हिस्ट्री किसकी रही है? इंडियन पीनल कोड की रही है, भारतीय दंड संहिता की रही है। तो आईपीसी से भी पहले कुछ ऐसा हुआ करता था? जी हां, बिल्कुल हुआ करता था। आईपीसी भारत का एक मेजर क्रिमिनल कोड तो था ही, लेकिन इसके साथ साथ इसने अपने से पहले ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पर्सनल लॉस को खुद में एक्यूमुलेट किया। वो सारे पर्सनल लॉस कहीं ना कहीं इशू क्रिएट कर रहे थे कि व्हाट इफ वन पर्सन बिलोंगिंग टू द रिलीजन, बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर रिलीजन कमिट्स एन ऑफेंस अगेंस्ट द पर्सन बिलोंगिंग टू अनदर रिलीजन। तो यहां प्रॉब्लम हो रहा था धर्म को लेकर, सबके पर्सनल लॉस को लेकर, तो कैसे आखिर उस व्यक्ति को सजा दी जाए? कोई एक एग्जॉस्टिव कॉमन लॉ होना चाहिए। तो उसी को देखते हुए लॉर्ड मैकॉले ने आईपीसी ड्राफ्ट किया था। अब इसके कुछ फ्रेमवर्क्स देखें। आईपीसी के फ्रेमवर्क्स सेम डिट्टो आपको एज इट इज बीएनएस में भी देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये स्पेसिफिकली ऑब्जेक्टिव में दिया होता है। लेजिस्लेचर काफी सारे ऐसे लॉज में ऑब्जेक्टिव में अपना ऑब्जेक्टिव एंश्राइन करके देता है, लेकिन बीएनएस का और आईपीसी का कोई आपको बड़ा सा ऑब्जेक्टिव नहीं दे रखा है। ये सारे लॉज पढ़ने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के प्रीसीडेंट्स पढ़ने के बाद, हाई कोर्ट के प्रीसीडेंट्स पढ़ने के बाद हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि हर ऑफेंस का एक ऑब्जेक्टिव होता है। सारे ऑफेंसेस को एक्यूमुलेट करके अगर मैं कुछ निष्कर्ष निकालूं तो ये चार मेजरली आपको आईपीसी का नेचर या बीएनएस का नेचर के रूप में दिखेंगे। मैं कह सकती हूं एक तरीके से हम अभी नेचर पढ़ने जा रहे हैं, बीएनएस हो या आईपीसी। पहला है कि यूनिफॉर्म है, संपूर्ण भारत पर अप्लाई होता है, कंप्लीट इंडिया पर, जेंडर न्यूट्रल है। अब दिस इज सब्जेक्ट टू सम ऑफ द एक्सेप्शंस। कुछ ऐसी ऑफेंसेस आपको दिखेंगे जिसमें अभी भी भारत में बहुत सारे ऑफेंसेस जेंडर न्यूट्रल नहीं है। स्पेसिफिकली सेक्सुअल ऑफेंसेस की बात करूं तो स्पेशल क्रिमिनल लॉज में डेफिनेटली वो जेंडर न्यूट्रल है, लेकिन यहां पर अगर हम सेक्शन नंबर 63 की बात करें बीएनएस में, दैट इज रेप का जो अपराध है, बलात्संग का जो अपराध है, वो अभी भी जेंडर न्यूट्रल नहीं है। बाकी जितने भी ऑफेंसेस है, मर्डर, कल्पेबल, होमिसाइड हो गया, थेफ्ट, रॉबरी, एक्सटॉर्शन, डेकोइटी, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया, चीटिंग हो गया, फ्रॉडुलेंट डीड्स के रिगार्डिंग हो गया, डेफेमेशन के रिगार्डिंग हो गया, जितने भी अपराध है वो सब जेंडर न्यूट्रल है। मतलब आईपीसी और बीएनएस लिंग में भेदभाव नहीं करता, जेंडर पे भेदभाव नहीं करता, चाहे वो विक्टिम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या फिर आपके ऑफेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। लेकिन जब हम रेप ऑफेंसेस की बात करते हैं तो बीएनएस एज वेल एज आईपीसी जेंडर बाइज है, चाहे वो ऑफेंडर की बात करूं मैं या फिर विक्टिम की बात करूं मैं। ऑफेंडर अकॉर्डिंग टू बीएनएस हमेशा और हमेशा एक मैन हो सकता है, एंड विक्टिम हमेशा और हमेशा एक वुमेन ही हो सकती है। ये कहना चाहता है हमारा बीएनएस भी और यही कहता है हमारा आईपीसी भी। तो इस चीज को ऑब्जर्व करते हुए चलेंगे, क्योंकि जब भी आप सेक्सुअल ऑफेंसेस पढ़ेंगे या ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन पढ़ेंगे तो आपको ये क्राइटेरिया बहुत ध्यान रखना है, जजमेंट राइटिंग में आपके काम आएगा। आगे है अकाउंटेबिलिटी। ये अकाउंटेबल ठहराता है ना, जिम्मेदार ठहराता है, किसी पर्सन के ऊपर लाइबिलिटी इंपोज करता है क्योंकि उसने एक ऑफेंस कमिट किया है। ये ना सिर्फ अकाउंटेबिलिटी एक ऑफेंडर की प्रोवाइड करता है बेटा, लेकिन उसके साथ साथ इन्वेस्टिगेटिंग मशीनरी की भी, दैट इज पुलिस ऑफिसर्स की भी लाइबिलिटी ठहराता है। ऑफेंस कमिट हुआ है तो स्टेट अपने आप कॉग्निजेंस ले सकता है, क्योंकि हर अपराध भारत में कुछ अपराधों को छोड़कर हमेशा और हमेशा स्टेट के अगेंस्ट ऑफेंस होता है। तो स्टेट की पूरी ड्यूटी बनती है, जिम्मेदारी बनती है, दे आर अकाउंटेबल टू द पब्लिक दैट दे हैव टू इन्वेस्टिगेट द मैटर इन केस ऑफ एनी ऑफेंसेस कमिटेड। कुछ ऑफेंसेस है जैसे ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज, वो हमेशा स्पाउस के अगेंस्ट ही ऑफेंस होता है। सो फॉर दैट रीजन वहां पर स्टेट को किसी प्रकार की खुद से कॉग्निजेंस लेने की जरूरत नहीं, अनटिल एंड अनलेस अनदर स्पाउस जो है आपका केस फाइल करता है। तो फोर्थ इज प्रिवेंशन ऑफ क्राइम। क्या वाकई आपको लगता है कि आईपीसी के या बीएनएस के या कुछ स्पेशल लॉज के आने की वजह से वाकई क्राइम्स प्रिवेंट हो रहे हैं? अगर आप रिपोर्ट्स देखोगे, स्टैटिस्टिक्स देखोगे, डेटा देखोगे, क्राइम तो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। इनफैक्ट क्राइम का नेचर भी चेंज होता जा रहा है।
द मोड और द वे ऑफ कमिटिंग द ऑफेंस, एक न्यू डेफिनेशन मिल रही है हर बार। तो ये ऑब्जेक्टिव जरूर है, पर इस ऑब्जेक्टिव को कितना ज्यादा अच्छे से कवर कर पाए, ऑब्जेक्टिव कितना अच्छे से अचीव हो पाया है, ये चर्चा का विषय निश्चित ही तौर पे हमेशा से रहा है और आगे भी रहेगा। क्योंकि आईपीसी के आने से भी कुछ खास अपराध कम हुए नहीं है, चाहे वो महिलाओं के विरुद्ध हो या किसी के भी विरुद्ध हो। इवन इफ ऑफेंसेस का पनिशमेंट एग्रीवेट कर देते हैं, पनिशमेंट या मैं कहूं क्राइम को प्रिवेंट करने के पीछे जो सबसे बड़ा कुछ तरीका हो सकता है वो है योर एटमॉस्फेयर, योर पर्सनैलिटी एंड सबसे बड़ी चीज योर माइंडसेट। एवरीथिंग इज इन माइंड। तो एक व्यक्ति का मस्तिष्क अगर साफ होगा तो शायद हर तरीके की गंदगी जो है वो समाज से हटाई जा सकती है। खैर, हर एक पर्टिकुलर जो क्रिमिनल ऑफेंस है वो इसी, या क्रिमिनल एक्ट जो है वो इसी ऑब्जेक्टिव से आता है कि हमें क्राइम रेट जो है वो कहीं ना कहीं कर्ब करनी है और कहीं ना कहीं ग्रेटर पनिशमेंट होता है। तो कुछ लोगों में अगर थोड़ी बहुत बुद्धि आ जाए तो शायद उनको ये पता रहे कि पनिशमेंट क्या है। खैर, आगे चलेंगे। अब आईपीसी के कुछ बेसिक्स आपको दे रखे कि कब इनैक्ट हुआ और ये सब, ये उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहता है जिनके सिलेबस में अभी भी आईपीसी आता है। आगे चलेंगे, जहां पे हमें आईपीसी से बीएनएस कैसे आया ये थोड़ा देखना पड़ेगा। देखो, लेजिस्लेचर ये कहता है कि इंग्लिश मेड जो या ब्रिटिशर्स मेड जो लॉ है अब उसको रिपील करने की आवश्यकता और हमें खुद का ब्रेन यूज करने की जरूरत है। अब बीएनएस में मेजॉरिटी पार्ट एज इट इज आपके आईपीसी का कॉपी पेस्ट किया गया, क्योंकि लेजिस्लेचर ये मानता है कि वाकई में वो जो लॉ है वो सही है और उनकी आवश्यकता अभी भी है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे सेंटेंसेस को इंक्रीज किया गया है, उनमें वृद्धि देखने को मिली है पनिशमेंट के तौर पे। अगर मैं बात करूं, नॉट जस्ट पनिशमेंट्स, कुछ न्यू ऑफेंसेस ऐड किए गए हैं। जैसे मैंने बोला है कि समय समय पर बहुत सारे अपराधों की जो प्रकृति है वो बदलती जा रही है। नेचर ऑफ द ऑफेंसेस इज चेंजिंग, द माइंडसेट ऑफ द पीपल इज चेंजिंग, सो न्यू ऑफेंसेस हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन आईपीसी आल्सो एंड वी हैव सीन दैट बीएनएस में भी आए हैं, चाहे वो पेटी ऑफेंसेस हो, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स हो, टेररिस्ट एक्टिविटीज हो। ना सिर्फ इतना, पर आने वाले समय में हमें बीएनएस में भी अमेंडमेंट्स देखने को मिलते रहेंगे, क्योंकि बीएनएस में कुछ अभी भी ऐसे लैक्यूनास हैं जो कि हाई कोर्ट्स, डिफरेंट हाई कोर्ट्स चैलेंज कर रहे हैं और उस पर जवाब मांग रहे हैं लेजिस्लेचर से, चाहे वो 377 हो जो कि आईपीसी में पार्शियली अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया, बट इसकी जगह कहीं पर भी बीएनएस में दिखती ही नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सीधा सीधा लेजिस्लेचर से डिमांड किया कि आप हमें यह बताइए 377 का जो नॉन कंसेंटेड या फोर्सफुल रिलेशनशिप है उसको हम फिर कैसे कवर करें। तो इसके ऊपर निश्चित ही लेजिस्लेचर अमेंडमेंट के साथ आएगा, या फिर हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कुछ नया इंटरप्रिटेशन निकालेंगे, तो हम सबके लिए सहूलियत हो जाएगी इस सेगमेंट को समझना। खैर, 1 जुलाई 2024 को आप जानते हैं कि ये लागू हो गए थे हमारे भारत में 3 नए कानून, और दिसंबर में, दैट इज दिसंबर 2023 में इन तीनों कानून को राष्ट्रपति की असेंट मिल चुकी थी, प्रेसिडेंट की असेंट मिल चुकी थी, और 1 जुलाई 2024 से ये तीनों लॉज जो है भारत में लागू हो चुके हैं। पुराने लॉज सारे रिपील हो चुके हैं आज के समय के लिए, लेकिन पुराने लॉज अभी भी इफेक्ट में रहते हैं उन पर्टिकुलर सेगमेंट्स के लिए या पर्टिकुलर केसेस के लिए जो कि 1 जुलाई 2024 से पहले हुआ था। हालांकि इस केस में अब भी सुप्रीम कोर्ट ये बोल चुका है कि अगर ऑफेंस आपका आईपीसी के तहत रजिस्टर्ड है तो भी अब हम उसकी जो प्रोसीजर लॉ है उस मामले में सीआरपीसी अप्लाई नहीं करके बीएनएसएस अप्लाई करेंगे। रीजन बहुत सिंपल सा है इसके पीछे कि पुलिस मशीनरी अब बीएनएसएस को यूज टू हो चुकी है, और 2 प्रोसीजर लॉज एक साथ चलना बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो सकता है, चैलेंजिंग हो सकता है। फॉर्म्स हर प्रकार के जो है एक तरह से सीआरपीसी में भी देखने को मिले, बीएनएसएस में भी देखने को मिले, तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है प्रोसीडिंग तो जो है हम बीएनएसएस की ही फॉलो कर सकते हैं और करेंगे भी। क्या तो ये पूरा जो है ट्रांजैक्शन हुआ था। अब ये ट्रांजिशन होने के पीछे लेजिस्लेचर ने कुछ रीजंस बताए, उसमें से वन ऑफ द रीजन इज दिस कि इंडिया का जो क्रिमिनल सिस्टम है या क्रिमिनल थ्योरी जो है वो कभी भी, क्रिमिनल थ्योरी इन द सेंस जस्टिस के मामले में बोल रही हूं मैं, जस्टिस के मामले में जो यहां पे क्रिमिनल थ्योरीज है उसका एक ही ऑब्जेक्ट है एंड दैट इज न्याय देना, जस्टिस देना। तो इस वजह से हम बीएनएस में चेंज कर रहे हैं, बीएनएसएस में चेंज कर रहे हैं, बीएसए में चेंज कर रहे हैं, और वाकई ये न्याय देने वाला जो ऑब्जेक्टिव है कहीं ना कहीं आपको बीएनएसएस में ज्यादा अच्छे से दिखेगा, क्योंकि जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन पर लिमिट लगाई है, प्रक्रिया में कुछ चेंजेस किए हैं, स्पीडी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन का जो प्रावधान है, तो उन चीजों से हम कह सकते हैं कि हाँ जरूर होगा,
क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर न्याय मिलने में ही देरी हो जाए तो फिर काहे का न्याय। तो स्पीडी ट्रायल हो जाए या स्पीडी इंक्वायरी, स्पीडी इन्वेस्टिगेशन हो जाए तो डेफिनेटली वो न्याय को जरूर हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव वहां पे सेटिस्फाई हो रहा है। ना सिर्फ इतना, बट उन्होंने एक मेजर पॉइंट जिस पे फोकस किया, दैट इज प्रायोरिटाइजिंग द राइट्स एंड कंसर्न्स ऑफ द विक्टिम्स। जो भी विक्टिम है, पीड़ित है, उसके अधिकारों का संरक्षण करना, उसको प्रिवेंट करना, कॉम्पनसेशन देना, तो ये सारी चीजें अभी भी आपको बीएनएस में दिखने वाली है। और सबसे बड़ी चीज, इंडिया में रिफॉर्मेटिव थ्योरी को अपनाया जाता है। अभी सारी थ्योरीज हम पढ़ेंगे और देखेंगे में भारत में कौन सी थ्योरी लागू होती है। रिफॉर्मेटिव थ्योरी, जिससे एक पर्सन खुद को रिफॉर्म कर सकता है, रिहैबिलिटेट कर सकता है, रीस्टैब्लिश कर सकता है सोसाइटी के मेन स्ट्रीम्स में। यही ऑब्जेक्टिव पूरा के पूरा इंडिया के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का है। अब मेजर चेंजेस देखेंगे हम बेटा, बीएनएस में क्या क्या मेजर चेंजेस हुए हैं। हालांकि चेंजेस बीएनएस में नहीं हुए हैं, है ना, चीजें जो है वो बीएनएस में कुछ ऐड की गई है, या आईपीसी से जब बीएनएस में कन्वर्ट हुआ है तो किन किन चीजों के साथ है, किन किन चीजों में प्लस माइनस हुआ है। क्योंकि बीएनएस में तो चेंज मतलब क्या, बीएनएस पहले से ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था? नहीं, बीएनएस ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। ओके, तो सेंटेंस फ्रेमिंग से पहले एग्जाम में जरूर ध्यान रखना कि बीएनएस के अंदर चेंजेस नहीं हुए हैं। ओके, फर्स्ट कहते हैं कम्युनिटी सर्विस। पहली दफा कम्युनिटी सर्विस आपको बीएनएस में या आईपीसी से बीएनएस में आने में दिखी है। भारत में कम्युनिटी सर्विस पहले भी था। ऐसे कैसे था मैम? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट देखो, जेजे एक्ट। इफ यू गो थ्रू जेजे एक्ट, स्पेसिफिकली सेक्शन नंबर 18 अगर आप देखोगे उसमें, तो कुछ एडिशनल ऐसे ऑर्डर्स हैं जो कि आपका जेजेबी, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, पारित कर सकता है व्हेन द ऑफेंडर इज अ जुवेनाइल। तो उसमें कम्युनिटी सर्विस हमेशा से हुआ करता था, और अब पहली दफा यहां पे कम्युनिटी सर्विस ऐड की गई है। कम्युनिटी सर्विस डेफोमेशन के केस में आपको दिखने वाला है। ड्रंक पर्सन अगर ऐसा उत्पात मचाता है, पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करता है या ट्रेसपास कमिट कर देता है नोइंग द फैक्ट दैट ही इज इंटॉक्सिकेटेड, तो उस केस में भी कम्युनिटी सर्विस आपको देखने को मिलेगा। मॉब लिंचिंग की पनिशमेंट दे रखी है। ये प्रोविजन जो है भारत की एक हार्श रियलिटी को दर्शाता है कि इससे पहले कि अपराधी पुलिस स्टेशन पहुंचे या कोर्ट पहुंचे, जनता अपने आप को उस पर्टिकुलर मामले का फैसला करने के लिए सक्षम समझती थी। इसीलिए जहां देखा वहीं लताड़ा पीटा घसीटा, उस चीज को रोकने के लिए मॉब लिंचिंग का प्रोविजन, या मैं कहूं तो ऑफेंस, अब रिकॉग्नाइज कर दिया गया है। नया ऑफेंस ऐड हुआ है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के रूप में। यह बीएनएस में पहली दफा आया है, लेकिन मकोका की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, ऑलरेडी वहां पे है। तो कुछ कुछ ऐसे लोकल लॉज है जो कि ऑलरेडी कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स में है। अब जैसे कि मैं बात करूं स्नैचिंग की, स्नैचिंग नया है बीएनएस के लिए, आईपीसी के लिए नया नहीं है। ऑल्दो आईपीसी में ये नहीं हुआ करता था, लेकिन पंजाब एंड हरियाणा में स्नैचिंग स्टेट अमेंडमेंट के थ्रू ऑलरेडी एडेड था। तो कुछ कुछ स्टेट अमेंडमेंट से भी प्रेरित होकर लेजिस्लेचर ने बीएनएस में चीजें डाली है, क्योंकि उनके वाकई लगा कि ये स्टेट में अमेंडमेंट जरूरी है। फिर पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स ऐड किए गए हैं। लघु जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स है उनको जगह दी गई है। टेररिस्ट एक्टिविटी की जो डेफिनेशन, कतई लंबी डेफिनेशन अगर आपको देखने को मिलेगी, तो वो अब टेररिस्ट एक्टिविटीज की है। बहुत सारे बोर्ड से उन्होंने टेररिस्ट एक्टिविटीज को कर्ब करने और प्रिवेंट करने का प्रयास किया है। चेंज इन द पनिशमेंट ऑफ हिट एंड रन, जाहिर सी बात है 106 की बात कर रहे हैं। हिट एंड रन के मामले में चाहे सबसेक्शन 1 या सबसेक्शन 2 की बात करूं, इंडिया में इन दोनों ही सबसेक्शंस को लेकर बहुत ज्यादा डिससैटिस्फैक्शन जो है वो रेस किया गया है, वो चाहे ड्राइविंग कम्युनिटी से हो या डॉक्टर्स से हो, क्योंकि ये कुछ ऐसे मामले हैं जो कि कई बार नेग्लिजेंटली या अनइंटेंशनली भी कर दिए जाते हैं। उस मामले में पनिशमेंट प्रोवाइड करना कहीं ना कहीं उन कम्युनिटीज को अपने अगेंस्ट लग रहा है। खैर, इसकी भी चर्चा हम करेंगे। साथ ही साथ सेडिशन, लेजिस्लेचर का कहना है कि सेडिशन अब पनिशेबल ऑफेंस नहीं है। 124A लेजिस्लेचर कहता है कि हमने रिमूव कर दिया है, लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे और इसको पढ़ोगे 152 ऑफ बीएनएस के साथ, यू विल रियलाइज कि आपने हटाया नहीं है, लेकिन आपने उसको एक नया रूप दिया है। एंड यू विल सी 152 में एम्बिट जो है थोड़ा सा आपके 124A से चेंज किया गया है। इसको जब हम 152 पढ़ेंगे तो डेफिनेटली 124A के साथ कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि कितना ज्यादा चेंज उन्होंने किया और वाकई में वो प्रूफ होता भी कि नहीं होता है। Instant treason has been made under section 152 of BNS. Okay. Mere possession of fake currency note is no more an offense. मात्र
करेंसी नोट्स का, फेक करेंसी नोट्स का पोजेशन हो जाना अब पनिशमेंट की कैटेगरी में नहीं आता है। थेफ्ट की जो डेफिनेशन है वो थोड़ी एक्सटेंड की गई है, दैट इज डेटा थेफ्ट वगैरह को भी थोड़ी जगह दी गई है, दैट मींस जो ऑनलाइन क्राइम्स वगैरह हो रहे हैं उनको जगह दी गई। और सबसे बड़ी चीज है स्नैचिंग एक नया ऑफेंस बना। तो मैं वैसे बात करूं तो अगर आप देखोगे तो स्पेसिफिकली यहां पर स्नैचिंग एक ऐसा नया ऑफेंस बना है, मॉब लिंचिंग, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, टेररिस्ट एक्ट्स, और भी आगे आपको डिफरेंट सेक्शंस में देखने को मिलती रहेगी चीजें। एक बार ओवरव्यू लेंगे। आईपीसी की जो रेंज थी, जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आईपीसी वो अपनी रेंज को जानते ही जानते हैं, और जो स्टूडेंट्स आईपीसी कभी पढ़े ही नहीं उनके लिए रेंज जानने की कुछ खास आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आपको आईपीसी पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। फिर भी कभी समय मिले तो आप इसको जरूर ऑब्जर्व करेंगे। हम अभी चलेंगे बीएनएस की रेंज की तरफ। बीएनएस की रेंज के बाद हम पढ़ेंगे व्हाट आर द थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट्स, और भारत में इसमें से कौन कौन सी थ्योरी जो है वो लागू होती है। तो सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को देखकर ही आपको समझ आ जाएगा कि लेजिस्लेचर ने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है वुमेन एंड चिल्ड्रन के अगेंस्ट ऑफेंसेस को। विमेन एंड चिल्ड्रन के अगेंस्ट होने वाले ऑफेंसेस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है इन्होंने। इसीलिए सबसे पहले रेंज में ऑफेंसेस की कैटेगरी की बात करें तो वो ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन है। लेकिन एज यूजुअल जैसे कि उन्होंने हमेशा पहले एप्लीकेशंस डाला है, फिर आपके पनिशमेंट्स डाले, लेकिन पनिशमेंट से पहले प्रिलिमिनरी में डेफिनेशंस भी डाले गए हैं। जितने भी हमारे कॉमन इंटेंशन थे, कॉपरेशन था, पार्टली वाली जितने भी चीजें थी वो सब सेक्शन नंबर 3 में आ चुकी है। 9 सब सेक्शंस को लिए हुए सेक्शन नंबर 3 काफी सारे सेक्शंस कम किए। अब काफी बार स्टूडेंट्स को लगता है कि ओ 358 सेक्शंस, 511 से 358, सो हैप्पी टू सी दैट। ना, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजें सब सेक्शंस में ऐड कर दी गई है, बहुत सारे ABCD को नया पर्टिकुलर सेक्शन वाइज नंबर दे दिया गया है। तो सेक्शन तो अभी भी आपको उतने के उतने मिलेंगे। अब थेफ्ट की बात कर ले, 356 की बात कर ले, डेफेमेशन, सबसेक्शन 1 से लेके सबसेक्शन 4 तक चीजें उसमें ऐड कर रखी है। पहले क्या था, पहले 499 ऑफ आईपीसी से लेके 502 तक हुआ करता था, तो सबसेक्शंस इंक्रीज कर दिए गए हैं। और सबसेक्शन थोड़ा याद करना अब आप अपनी सहूलियत से देख सकते हैं कि आपको सेक्शन अच्छे से याद हो रहा था या सबसेक्शन अच्छे से याद हो रहा था। खैर, उसके बाद हमने बात किया पनिशमेंट्स का कैटेगरी, एज इट इज सेम है, कोई खास पनिशमेंट में डिफरेंस नहीं है, एज इट इज अभी भी आपको देखने को मिलेगा। जनरल एक्सेप्शंस, नॉट जस्ट एक्सेप्शंस बट आपके प्राइवेट डिफेंसेस भी इसी कैटेगरी में ऐड कर दिए गए हैं। अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड अटेम्प्ट को इन्होंने जो बेचारा अकेले 511 में हुआ करता था उसको सेक्शन नंबर 62 में इन्होंने ऐड कर दिया है। फिर हम बात करेंगे ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन की। तो सबसे पहले सेक्सुअल ऑफेंसेस ऐड किए गए हैं, जिसको कि रेप की कैटेगरी से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले रेप का ऑफेंस है। इसमें एक सेक्शन कतई नया सेक्शन लगेगा आपको, दैट इज सेक्शन नंबर 69। 69 एक नया आपको यहां पर सेगमेंट दिखने वाला है। क्रिमिनल फोर्स असॉल्ट अगेंस्ट वुमेन। अब पढ़ तो ये लेते हैं, लेकिन पहले आपका फोर्स डिफाइन हुआ करता था, देन क्रिमिनल फोर्स डिफाइन हुआ करता था, फिर असॉल्ट डिफाइन हुआ करता था, फिर ये सेगमेंट आता था। तो ये सेगमेंट जो भी स्टूडेंट पढ़ रहा है उससे पहले निवेदन है कि आप असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स जरूर पढ़ें, ये पढ़े कि फोर्स क्या होता है। उसके बाद है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिजेस, जो कि एंड पार्ट्स में आया करता था, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग, लेजिस्लेचर के अकॉर्डिंग, क्योंकि ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज है तो वुमेन तो इंक्लूडेड ही है ना, तो व्हाई नॉट इंक्लूड दिस पर्टिकुलर रेंज अंडर द चैप्टर ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन, ऑफेंसेस कॉजिंग मिसकैरेज एटसेट्रा एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन। अब ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन की जब बात करेंगे 93 से लेकर 99, किडनैपिंग, अबडक्शन, स्टीलिंग ऑफ द चाइल्ड, काफी सारे सेक्शंस अलग अलग जगह से, अलग अलग चैप्टर से निकाल के इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो है ऐड किया गया है। आगे चलेंगे, ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी। सबसे अच्छी चीज, जब सेक्सुअल ऑफेंसेस के बाद या ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन के बाद सबसे पहले इन्होंने ह्यूमन बॉडी के ऑफेंसेस बताए। और अब एक अच्छी चीज ये है कि जब भी आप बीएनएस पढ़ोगे तो आपको खुद ने, इन्होंने, मैं कहूं तो प्रायोरिटी वाइज खुद सेक्शंस ऐड कर दिए गए। ये अलग बात है कि डेफर्मेशन तो अभी भी एंड में ही पड़ा है, 356 में ही पड़ा है। ये हमारी जिम्मेदारी कि कुछ सेक्शंस को तो हम फिल्टर करके देखें कौन से इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब इनकी रेंज देखें तो इन्होंने इंपॉर्टेंस वाइज ही हमारे लिए बीएनएस को क्रिएट कर दिया है, जिसमें ऑफेंसेस अफेक्टिंग लाइफ है, दैट इज मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड हो गया, हर्ट, ग्रीवियस हर्ट हो गया। ये सेक्शंस आपको कम लग रहे हैं बट कम नहीं है, सब सेक्शंस बहुत ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं।
रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, पहले भी आपके 4 सेक्शन हुआ करते, तब 2 कर दिया, उसी सेक्शन में पनिशमेंट दे दिया गया है। क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट है, किडनैपिंग, अबडक्शन, स्लेवरी एंड फोर्स लिवरी, किडनैपिंग और अबडक्शन के काफी सारे सेगमेंट ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन में ऐड कर दिए गए हैं। फिर आता है ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड इलेक्शन। प्रोविजन अभी भी उतने के उतने हैं, इसमें एक 152 को इसमें एक 152 को हमें जरूर याद रखना है। ऑफेंसेस अगेंस्ट आर्मी, नेवी, एयरफोर्स अभी भी वही है। ऑफेंसेस रिलेटिंग टू इलेक्शन चैप्टर नंबर 9 अभी भी वही है। ऑफेंसेस रिलेटिंग टू कॉइन्स, करेंसी नोट्स, बैंक नोट्स, गवर्नमेंट स्टैम्प्स, थोड़े बहुत माइनर चेंजेस है, जो कि आपके अगर जुडिशरी के एग्जाम की बात करूं तो ये सब के सब आपके प्रिलिमिनरी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस इनसे पूछे जा सकते हैं। सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस, दैट इज एक रिलीजन वाला सेगमेंट रहता है और एक आपका ऑफेंसेस रिगार्डिंग पब्लिक हेल्थ वगैरह रहता है और पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, यहां पर मेंस के सवाल भी बनते हैं। अनलॉफुल असेंबली, राइटिंग, एफ्रे हो गया है, रिलीजन के अगेंस्ट ऑफेंसेस हो गए हैं, या फिर मैं बात करूं तो न्यूसेंस हो गया है। फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस में भी कुछ फॉल्स एविडेंस कैसे बन रहा है, गिविंग और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस हो गया, वो थोड़ा सा सेगमेंट जरूर आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है। फिर चैप्टर नंबर 10 में कॉइन्स, करेंसी का मामला है। 11 में आपको पब्लिक ट्रैंक्विलिटी वगैरह दे रखा है, 189 से 197। चैप्टर नंबर 12 में आपके पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट ऑफेंसेस आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 30 में लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स के ऑफेंसेस आ जाते हैं। फिर आपका चैप्टर नंबर 14, 15, 16 जो है, अच्छा ये सेगमेंट बहुत अभी भी इन्होंने एज इट इज रखा है। पहले 295 से 298 हुआ करता था, अभी भी एज इट इज सेम इंग्रेडिएंट्स आपको देखने को मिलेंगे। ऑफेंसेस रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी वही सीक्वेंस है, कुछ ऑफेंस ऐड किए गए हैं, जैसे कि स्नैचिंग ऐड किया है इन्होंने, थेफ्ट, रॉबरी, डेकॉइटी, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, अगर आपके क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की बात करें, रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी है, चीटिंग है, अब इन्होंने 2 ही सेक्शन रखे हैं, चीटिंग एंड चीटिंग बाय पर्सोनेशन का, फंडामेंटल डीड्स डिस्पोजिशन एज इट इज 4 के 4 सेक्शन रखे गए, मिसचीफ के काफी सारे ऐसे सेक्शंस हैं जिसमें माइनर चेंजेस किए गए, चाहे वो अमाउंट को लेकर हो या कुछ चीजें और सब्स्टिट्यूट करना या ऐड करना हो। क्रिमिनल ट्रेसपास के वही प्रोविजंस अभी भी है। ऑफेंसेस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट एंड प्रॉपर्टी मार्क्स 335 से लेके 350 तक। क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंसल्ट, अनॉयंस, डेफेमेशन, क्रिमिनल इंटिमिडेशन में 509 ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन में ऐड कर दिया गया। फिर रिपील एंड सेविंग है, रिपील एंड सेविंग में 4 सबसेक्शन है, बहुत ही प्यारे सबसेक्शन है, तो डू नॉट स्किप 358, स्पेसिफिकली ऑल दो स्टूडेंट्स जिनके स्टेट जुडिशरी में बीएनएस आने वाला है, क्योंकि इसका सबसेक्शन रिपील की बात करता है। सबसेक्शन 2 बोलता है नो इफेक्ट, सबसेक्शन 3 भी आपके सबसेक्शन 3 और 4 की ही बात कर लूं तो ये आपके इफेक्ट की बात करते हैं। तो 358 को कत्ते जाते जाते ये नहीं सोचना कि एंड में है तो आराम से पढ़ लेंगे, नहीं आएगा, बहुत अच्छे खासे तरीके से आ जाता है। अब कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम को पढ़ेंगे हम क्योंकि हम लॉ ऑफ क्राइम्स पढ़ रहे हैं, तो उसको पढ़ने से पहले इतनी जानकारी जरूर होनी चाहिए। क्राइम क्या होता है, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, व्हाट इज क्राइम। क्राइम क्या एक तरीके से अपराध है, या मैं और सरल शब्दों में इसको और आसान भाषा में कहूं तो पाप भी होता है। हो सकता है कोई चीज आपके लिए पाप है, कोई चीज मेरे लिए पाप नहीं है, तो क्या हर पाप के लिए पनिशमेंट मिलती है? ऐसा कतई नहीं है। पनिशमेंट सिर्फ और सिर्फ ऑफेंस के लिए मिलती है, क्राइम के लिए नहीं मिलती। लेजिस्लेचर नेवर recognizes crime, it has always and always recognized the term offense। ऑफेंस को आईपीसी में भी डिफाइन कर रखा है, ऑफेंस को हमारे अगर हम देखें तो सीआरपीसी में भी डिफाइन कर रखा है। तो क्राइम क्या है? क्राइम भी अगेंस्ट सोसाइटी है, अगेंस्ट किसी के बिलीव्स हो सकता है। तो आईपीसी ने बहुत सारे ऑफेंसेस डिफाइन किए, सेम बीएनएस ने भी किए हैं, माइनर लॉज भी डिफाइन करता है। ना सिर्फ उनको डिफाइन किया है, उनके लिए पनिशमेंट भी प्रोवाइड किया है, प्रोसीजर भी प्रोवाइड किया है। अगर लेजिस्लेचर सिर्फ ऑफेंस डिफाइन कर दे तो उससे काम चलेगा क्या? समाज का, सोसाइटी का, हमारा, किसी का भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए नहीं चलेगा। उसके साथ वी नीड पनिशमेंट्स ऑल्सो, वी नीड लीगल प्रोसीजर्स ऑल्सो। नॉट जस्ट दैट, हमें एविडेंस के लिए भी एक प्रॉपर लॉ चाहिए। इसीलिए दिस इज द रीजन टू कंक्लूड दैट ऑल द 3 लॉज नीडेड टू बी अमेंडेड और नीडेड टू बी चेंज एंड रिप्लेस साइमल्टेनियसली। ये सवाल बन सकता है ना कि क्यों तीनों को एक साथ करने की कहां जरूरत हो गई थी? बीएनएस को कर देते, कहां प्रॉब्लम हो रहा था बीएनएस में? पनिशमेंट की जब कुछ चेंजेस हो रही है तो उसका सेम इफेक्ट प्रोसीजर लॉ पर भी होगा, उसका सेम इफेक्ट आपके एविडेंसेस पर भी होगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कोई ऑफेंस करना रिकॉग्नाइज किया जा रहा है तो एविडेंस में भी तो उसका इंप्लीकेशन देखना पड़ेगा, उसका रिकॉग्निशन देखना पड़ेगा। दैट इज द रीजन आपको तीनों के तीनों लॉ एक साथ इस बार साइमल्टेनियसली रिपील होते हुए दिखे हैं।
तो आईपीसी 1860 में जो है बना था, ये सारी डिटेल्स आई थिंक वापस से सेम आ चुकी। यस, क्राइम पर चलना है कि क्राइम होता क्या है। क्राइम वो चीज है जो कि हमारे प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है, हमारे मॉरल्स के अगेंस्ट है, एंड विच इज पनिशेबल बाय स्टेट। बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना, यही क्राइम की डेफिनेशन आगे जाके ऑफेंस बनती है। क्राइम इज नथिंग एनीथिंग डन रॉन्ग अगेंस्ट एनी पर्सन, बट ये ऑफेंस की कैटेगरी में तब आती है जब हम एक अनलॉफुल एक्ट करें विच इज पनिशेबल। अनलॉफुल एक्ट भी होना चाहिए एंड पनिशेबल भी होना चाहिए, दोनों चीजें साइमल्टेनियस होनी चाहिए। I may do an unlawful act, but if it is not punishable, I won't be punished, I won't be convicted. तो जब तक कोई पर्टिकुलर एक्ट अनलॉफुल नहीं है वो पनिशेबल नहीं है। और एक अनलॉफुल एक्ट अनलॉफुल कब बनेगा? When it is prohibited. When it is prohibited by law. जब वो प्रोहिबिटेड होगा तभी तो अनलॉफुल होगा। अगर कोई चीज प्रोहिबिटेड ही नहीं है तो वो अनलॉफुल नहीं है, अनलॉफुल नहीं है तो क्राइम नहीं है। Therefore, कोई भी पर्टिकुलर एक्टिविटी जब तक प्रोहिबिटेड नहीं है लॉ के द्वारा, या अगर प्रोहिबिटेड है तो ही हम कहेंगे कि वो क्राइम में आएगी। अगर प्रोहिबिटेड है फिर हम कर दे तभी तो क्राइम आएगी ना। अगर प्रोहिबिटेड ही नहीं है तो इट विल नॉट अमाउंट टू अ क्राइम। सो प्रोहिबिटेड प्लस अनलॉफुल प्लस पनिशमेंट, तो हम कहेंगे इट इज एन ऑफेंस। क्राइम्स को हम ये भी डिफाइन कर सकते हैं दैट दे आर फॉरबिडन एंड पनिशेबल बाय लॉ। फॉरबिडन प्रोहिबिटेड का मतलब ही है, ये डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन दे रखा है, डिफरेंट जूरिस्ट ने दे रखा है। इसमें से जो आपको डेफिनेशन सही लगती है आप, या जो आसानी से आपको याद हो जाए, वो क्राइम की डेफिनेशन रख सकते हैं। और अगर सरल भाषा में बोलूं तो क्राइम एक पाप है, ऑफेंसेस अगेंस्ट मॉरल है, या सॉरी रॉन्ग अगेंस्ट मॉरल है, या फिर ऐसी चीज जो कि अनलॉफुल है एंड प्रोहिबिटेड है। और जैसे ही उसकी पनिशमेंट मिल जाती है उसका प्रॉपर प्रोसीजर हो जाता है जो कि रिकॉग्नाइज किया जाता है लेजिस्लेचर के द्वारा, जो कि कोडिफाइड है, वो ऑफेंस की कैटेगरी में आ जाती है। सो यू विल सी दैट ऑल दीज एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस। एंड दोज बॉडीज ऑफ लॉ और बॉडी ऑफ लॉज जो कि आपके पर्टिकुलरली क्रिमिनल लॉ से डील करता है, उसको हम ऑफेंसेस रिलेटिंग टू क्राइम कहते हैं, या लॉ ऑफ क्राइम्स भी कह सकते हैं। अब जनरली लॉ के दो आपको पता है कि टाइप्स होता है, एक प्रोसीजर लॉ होता है, एक सब्सटैंटिव लॉ होता है। ये बताने की मेरी जिम्मेदारी इसलिए बनती है बेटा क्योंकि हम अभी सब्सटैंटिव लॉ पढ़ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, प्रोसीजर लॉ की भी अपने आप में एक जगह पे इंपॉर्टेंस जरूर है, बट सब्सटैंटिव लॉ के बिना आप प्रोसीजर लॉ की एग्जिस्टेंस नहीं देखोगे, और प्रोसीजर लॉ का एग्जिस्टेंस सब्सटैंटिव लॉ की वजह हो ही नहीं सकता है। क्या कर लेगा प्रोसीजर लॉ अगर सब्सटैंटिव लॉ ना हो तो? What will CRPC do or what will BNSS do if there is no BNS? जब अपराध ही नहीं है तो आप पनिशमेंट देंगे किसकी? इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट किसकी करेंगे? ट्रायल किसकी कंडक्ट होगी? एंड अगर सब्सटैंटिव लॉ हो जाए, प्रोसीजर लॉ नहीं हो, तो पनिशमेंट देंगे कैसे? तो हम कह सकते हैं दोनों लॉ एक दूसरे के सप्लीमेंट्री है, दे बोथ नीड ईच अदर बैडली। और दोनों के बीच में एविडेंस भी आएगा, एविडेंस भी एक प्रोसीजर लॉ का ही हिस्सा है। बट अब अगर मैं आपकी जुडिशरी प्रिपरेशन की बात करूं, स्पेसिफिकली जजमेंट राइटिंग की बात करूं, तो भले आपका सीआरपीसी कितना भी फेवरेट हो, भले आपका बीएनएसएस कितना भी फेवरेट हो, जजमेंट राइटिंग में आईपीसी या बीएनएस के बिना आपका काम थोड़ा मुश्किल नहीं, काफी मुश्किल हो सकता है। अगर धारा सही से पता नहीं हुई, एलिमेंट्स अच्छे से पता नहीं हुए, सेक्शन नंबर रिकॉल नहीं कर पाए, टाइटल रिकॉल नहीं कर पाए, तो फिर समस्या भारी हो जाएगी। आप धारा गलत लगा के आएंगे, आपका जजमेंट क्रॉस हो जाएगा। So please make sure that whenever you are studying substantive law with respect to any subject, be it civil or criminal, civil में बात करूं तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ, एसआरए, टीपीए, फैमिली लॉज, यस, ये पता होंगे तो ही आप सिविल की पूरी जजमेंट राइटिंग कर पाओगे। सिर्फ सीपीसी पता होने से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोसीजर लॉ का हिस्सा कितना आएगा आपके जजमेंट में। ट्रू। तो सब्सटैंटिव लॉ वो होता है बेटा जो कि हमारे ऑफेंसेस प्लस उसकी पनिशमेंट से डील करता है। और ऑफेंस और पनिशमेंट दी कैसे जाएगी, दैट इज ऑफेंस के लिए पनिशमेंट दी कैसे जाएगी, व्हाट विल द प्रोसीजर ऑफ इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल, जो लॉ इसके बारे में आपको स्पेसिफाई करता है, जो लॉ आपको एक प्रोसीजर प्रोवाइड करता है, मशीनरी प्रोवाइड करता है बाय विच अ पर्सन कैन बी पनिश्ड फॉर एन ऑफेंस और बी प्रूव टू बी गिल्टी, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोसीजर लॉ। एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, क्राइम को समझने के बाद अब ये बहुत जरूरी है कि कब कहेंगे हम एक क्राइम हो चुका है, कब कहेंगे हम ये क्राइम हो चुका है। और ये सारे एलिमेंट्स जब लेजिस्लेचर कोडिफाई करके रिकॉग्नाइज कर देता है, जिसकी पनिशमेंट, जिसका प्रोसीजर प्रोवाइड कर रखा है, वही ऑफेंस कहलाता है। दैट मीन्स ये चार चीजें तो हमारे हर एक क्राइम के एलिमेंट में होना ही होना चाहिए। मैंने ये एलिमेंट्स आपको साफ साफ तौर पे इसलिए बताए हैं ताकि जब भी आप कोई ऑफेंस पढ़ोगे तो आपको ये पर्टिकुलर एलिमेंट्स उसमें ढूंढने हैं।
क्या वाकई कोई ह्यूमन बीइंग के अगेंस्ट ऑफेंस हुआ है? इज ऑफेंडर होल्डिंग दिस इंटेंशन, दैट इज टू से द मेंस एरिया? इज देयर एनी एक्ट सीरियस, कोई वाकई में एक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, एक्ट के अंदर ओमिशन आता है कि नहीं आता है, या फिर वाकई वहां पे कोई इंजरी हुई है कि नहीं हुई है, कोई क्षति हुई है या नहीं हुई है। ये सारी चीजें हमें देख के ही ये निर्णय लेना पड़ेगा कि क्या ये चारों के चारों एलिमेंट्स हमारे डीएनएस के हर ऑफेंस के अंदर है कि नहीं है। ह्यूमन बीइंग साक्षात मनुष्य होना चाहिए, वो मेल हो सकता है, वो फीमेल हो सकता है। हम यहां पे विक्टिम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, बेटा ध्यान रहे, चाहे मैं विक्टिम की बात करूं या चाहे मैं ऑफेंडर की बात करूं, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से ह्यूमन बीइंग तो होना ही चाहिए। फिर आएगा हमारा मेंस एरिया। रिमेंबर दिस, मेंस एरिया डजंट मीन द इंटेंशन, रादर इट मीन्स गिल्टी इंटेंशन। क्योंकि इंटेंशन हमें पता है कि दो तरीके के हो सकते हैं। इंटेंशन जो है आपको पता है कि दो तरीके का हो सकता है। इंटेंशन दो तरीके के हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आपका आ सकता है गुड इंटेंशन, जिसको हम बोनाफाइड इंटेंशन कहते हैं, और दूसरा होगा बैड इंटेंशन, जिसको हम मैलाफाइड इंटेंशन कहते हैं। और यही बैड इंटेंशन गिल्टी इंटेंशन होता है और कुछ भी नहीं। इसी गिल्टी इंटेंशन को हम मेंस एरिया कहते हैं। रिमेंबर दिस थिंग, मेंस एरिया कभी भी गुड इंटेंशन नहीं होता है। मेंस एरिया इज ऑलवेज एंड ऑलवेज इंटेंशन ऑफ डूइंग अ क्राइम, दैट इज मेंट बाय मेंस एरिया। तो रिमेंबर दिस थिंग, मेंस एरिया का सिर्फ मीनिंग ओनली इंटेंशन नहीं होता, इट इज रादर बैड इंटेंशन और गिल्टी इंटेंशन। तो बुरा आशय होना चाहिए, दैट मीन्स किसी के लिए बुरा करने की चाह रखता हो, इंटेंशन रखता हो, प्लान रखता हो, एक रिक्वायरमेंट रखता है। एक्ट सीरियस मीन्स कोई एक्ट होना चाहिए आपकी साइड से, एक्ट के अंदर ओमिशन भी आ जाएगा। एक्ट मीन्स कार्य करना, काम करना, काज करना। ओमिशन मीन्स लोप कर देना किसी चीज का, कुछ नहीं करके भी अपराध हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। If it is a duty of the nurse to give injection to a patient and she willfully or voluntarily omits in doing that, हम कहेंगे that she has committed an omission. एक ऑफेंस हुआ है, ड्यूटी टू टेक केयर थी, नेग्लिजेंट एक्ट कर दिया, वो भी ओमिशन में आएगा। हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट है दैट वी हैव टू परफॉर्म समथिंग, वी हैवंट परफॉर्म्ड इट, दैट इज एन ओमिशन, दैट इज एक्सप्रेसली अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बट ऐसा नहीं है कि आप सिविल रेमेडीज लेते वक्त क्रिमिनल रेमेडीज में नहीं आ सकते, आ सकते हैं। पूरे आगे के जो 30-35 लेक्चर्स होने वाले हैं उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कहां कहां पे आपके पास सिविल रेमेडीज भी हो सकती है। ओके, नेक्स्ट आता है इंजरी, और इंजरी आपको एक्सप्रेसली डिफाइन कर रखा है, आपके आईपीसी में भी डिफाइंड था और बीएनएस में भी डिफाइंड है। इंजरी यूजुअली स्टूडेंट्स बोलते हैं हार्म इन माइंड, बॉडी, प्रॉपर्टी, रेप्यूटेशन। ऐसा नहीं है, इट इज एन इलीगल हार्म। ध्यान रखेंगे जब मेंस में जाएंगे तो इस शब्द का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है आपको कि इंजरी का मतलब इलीगल हार्म होता है। क्योंकि हार्म तो मुझे लीगल भी तो हो सकता है ना, नुकसान तो मुझे लीगल भी हो सकता है। एक पर्सन को डिटेन पुलिस ऑफिसर रीजनेबल ग्राउंड, सस्पिशियस ग्राउंड या फिर क्रेडिबल इंफॉर्मेशन पे भी करके लेके जा सकता है, तो हार्म तो उसको उस वक्त भी हो गया, राइट तो उसका इन्फ्रिंज तब भी हो गया है। अगर वो लॉफुल है, लॉफुल डिटेंशन है, तब तो वो हार्म होने के बावजूद वैलिड रहेगा। लेकिन वो हार्म इलीगल तब हो जाएगा जब उसके राइट्स विदाउट एनी रीजन वायलेट हुए हैं। जब वो अनलॉफुल डिटेंशन है तभी तो वो इलीगल हार्म बनेगा, और इलीगल हार्म के वजह से तब हम बोलेंगे कि उसका रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हुआ है। अगर रॉन्गफुल ही नहीं है, लॉफुल है, तो फिर वो हार्म होने के बावजूद वैलिड रहेगा। तो रिमेंबर द वर्ड इलीगल, इलीगल कतई जरूरी है, क्योंकि हार्म आपको कैसे भी हो सकता है। हम चलते चलते गिर गए तो वो तो हार्म हो गया, बट वॉज इट कॉल्ड इलीगली? एंड इलीगल मीन्स अगेंस्ट लॉ, कॉन्ट्ररी टू द लॉ, इनकंसिस्टेंट टू द लॉ, बराबर। पनिशमेंट्स एंड थ्योरीज को डिस्कस करेंगे हम। मेजरली 5-6 प्रकार के हम लोग थ्योरीज को डिस्कस करने वाले हैं। अगर मैं थ्योरीज की बात करूं तो आपको यहां पर सबसे पहले जो कोई थ्योरी दिखेगी वो आपको यहां पर दिखने वाली है डेटरेंट थ्योरी। लेकिन सबसे पहले एक बार इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में आपको क्या लगता है कि कौन सी थ्योरी जो है वो सबसे ज्यादा चलती है? और वो है रिफॉर्मेटिव थ्योरी, जहां पर अभी का एग्जिस्टिंग बीएनएस और बीएसए के एनफोर्समेंट में आने से पहले भी लेजिस्लेशन ने बोला हमारा एक ही उद्देश्य है, एंड दैट इज टू रिफॉर्म द ऑफेंडर, टू प्रोवाइड द जस्टिस टू द विक्टिम। हम ऑफेंडर को पनिश नहीं करना चाहते हैं। देखो ऐसा तो नहीं है,
है ना, नहीं करना चाहते तो पनिशमेंट नहीं देते, जाहिर सी बात है, उसको पनिश भी करना चाहते हैं, बट पनिशमेंट के थ्रू रिफॉर्म करना चाहते हैं। ऑब्जेक्टिव बेसिकली ये है कि अब जाइए, आप पनिशमेंट दे लीजिए, आपने जो समाज को दिया है, आपको उसके बराबर एवज में जो चीज मिलनी चाहिए वो बिल्कुल मिलेगी, दैट इज सजा बिल्कुल मिलेगी। और उसके बाद हो सकता है कि आप इंट्रोस्पेक्शन करें, सेल्फ डिस्कवरी करें, फिर आप में थोड़ी बुद्धि आ जाए, अक्ल आ जाए और आप रिफॉर्म हो जाओ। ओके, पनिशमेंट को पहले ये समझेंगे, पनिशमेंट होता क्या है। पनिशमेंट क्या है? एक तरीके से सजा है। यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, तो उसके लिए आपके कुछ राइट्स रिस्ट्रिक्ट किए जाएंगे, दैट इज पनिशमेंट। पनिशमेंट कुछ भी नहीं है, एक तरीके का आपको अपने अधिकारों से वंचित रखना है। इट इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ डिप्राइवेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द पर्सन हु इज लीगली एंटाइटल्ड टू दोज राइट्स। हर प्रिजनर जो अभी इस वक्त जेल में बैठा है, चाहे वो अंडर ट्रायल है या फिर कन्विक्टेड पर्सन है, उसका अधिकार है ना कि वो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंजॉय कर सकता है, आर्टिकल 19 को एंजॉय कर सकता है, एनीवेयर रिसाइड कर सकता है, कोई भी ट्रेड ऑक्यूपेशन कैरी कर सकता है। बट वो जेल में क्यों बैठा है? उसको उसके राइट से वंचित क्यों किया गया है? क्योंकि उसने लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट कोई ऑफेंस कमिट किया है। तो जब उसके अधिकार हमने छीन लिए कोई वैलिड ग्राउंड्स पे, तो हम कह रहे कि हम उसको पनिशमेंट दे रहे। आप छोटे थे, ड्रामेबाजी करते थे, परेशान करते थे मम्मी को, तो आपको अपने टीवी देखने के अधिकार से, खेलने कूदने के अधिकार से, सोने के अधिकार से वंचित रख के बाथरूम में बंद कर दिया जाता था। दिस वॉज व्हाट? दिस वॉज योर पनिशमेंट। होमवर्क ना करने पर टीचर आपको क्लास से बाहर खड़ा कर देता था। कोई बदमाशी करने पर हो सकता है कि आपका गेम्स पीरियड जो था वो कैंसिल कर दिया जाता था। आपको डिप्राइव कर रहे हैं हर उस राइट से जो कि दूसरे बच्चे को तो है, पर हमको क्यों नहीं है? हमको इसलिए नहीं है क्योंकि हमने वायलेशन किया है कुछ लॉज का। जरूरी है लॉज का वायलेशन होना चाहिए, मेरे बेसिक मॉरल प्रिंसिपल्स का वायलेशन ऐसे नहीं होता। ऑफेंसेस होने चाहिए, और वो ऑफेंस जो कि लेजिस्लेचर रिकॉग्नाइज करता है, और इसी के लिए हम पनिशमेंट देते हैं। और पनिशमेंट के कुछ ऑब्जेक्टिव है, तो पहले हमने समझा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पनिशमेंट, और अब समझेंगे कि पनिशमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है। पनिशमेंट को देने के पीछे का 2-3 ऑब्जेक्टिव अभी हम कंक्लूड भी करके आ चुके हैं। एक है कि ऑफेंस को प्रिवेंट करना है, यस और नो, सिंपल, प्रिवेंट द एक्चुअल ऑफेंडर्स फ्रॉम कमिटिंग द फर्दर ऑफेंस। आगे ऑफेंस ना हो, भैया सुन लो, जेल जाके आए हो अभी, अब आगे अपराध नहीं करना, वरना सेम पनिशमेंट वापस मिल जाएगी। सेकंड, सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हम, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है हमको। सोसाइटी में जो डिफरेंट लोग रहते हैं उनको अपने आराम से सहूलियत से रहने देना, वो अपने राइट्स एंजॉय करें, ये इंश्योर करना है हमको। वी नीड टू इंश्योर दैट ऑल द फैब्रिक्स ऑफ द सोसाइटीज आर इंटैक्ट। ठीक है। थर्ड बोलता है टू इरेडिकेट द इविल्स, ये जो पापी दुष्ट लोग हैं, दुष्कर्मी है, ये समाज से भगाओ, नेगेटिव एलिमेंट्स हमको नहीं चाहिए। एंड रिफॉर्म क्रिमिनल्स, दैट इज टू से दूषित सोच को हटाएंगे, और उसमें कहीं ना कहीं क्रिमिनल्स को भी तो रिमूव करना पड़ेगा ना, कुछ चीजें साफ करने के लिए गंदगी से दूर करना पड़ेगा ना। एंड उसमें हम रिफॉर्म करेंगे क्रिमिनल्स को एंड टर्न देम इनटू लॉ अबाइडिंग सिटीजन। देखो बेटा, लॉ अबाइडिंग सिटीजन तो किसी भी व्यक्ति को तब तक नहीं बना सकते जब तक वो खुद इस चीज के लिए तैयार ना हो जाए, है ना। मार पीट के तो कितना ही आप किसी को तैयार कर लोगे जब तक उसकी खुद की चाह नहीं हो। द एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस पार्टली बाय इन्फ्लिक्टिंग पेन, जस्टिस देना चाहते हैं थोड़ा पेन देकर, एंड deter criminals from others from indulging in crime, and partly by reforming the criminals। कुछ पनिशमेंट देके, कुछ रिफॉर्म करके हम लोगों को सुधारना चाहते हैं। एंड टू मेंटेन रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रॉम द कंट्री फ्री फ्रॉम क्राइम। हर कंट्री इंटरनेशनल लेवल पे कोई ना कोई कन्वेंशन साइन करती है, और वो प्रॉमिस करते हैं कि हम ये इंश्योर करेंगे कि हमारे पर्टिकुलर कंट्री में जो हो वो क्राइम ना हो, या क्राइम रेट जो है वो बहुत कम हो। आपको पता है कि हर साल डिफरेंट इंडेक्स बनते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि वो इंडेक्स किसने कंडक्ट कराया है, एंड सबकी रैंकिंग मिलती है हर कंट्री को, चाहे हैप्पीनेस इंडेक्स हो या चाहे आपका ऑफेंस का, क्राइम का इंडेक्स रेट हो, लिटरेसी रेट हो, तो उसमें भी कंट्री आपस में जरूर कॉम्पीट करेंगे कि हमारी कंट्री जो हो फ्री फ्रॉम क्राइम्स हो। इंटरनेशनल ट्रीटीज या कन्वेंशंस का जो भी सिग्नेटरी बना है, दे विल मेक श्योर टू अबाइड बाय ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस फॉर विच दे हैव साइंड देयर और विच दे हैव एक्सेप्टेड। सबसे पहले आती है डेटरेंट थ्योरी। डेटरेंट का मतलब क्या? टू प्रिवेंट। लॉ ऑफ क्राइम या बीएनएस का आने के पीछे का उद्देश्य यही है कि हम हमारे कंट्री में ऑफेंस नहीं चाहते, प्रिवेंट करना चाहते, अवॉइड करना चाहते, रोकथाम करना चाहते हैं उसकी। और वो रोकथाम होगा कैसे? वो रोकथाम सिंपल तभी होगा जब लोगों को अपराधों के बारे में बताया जाए और उसके पनिशमेंट के बारे में बताया जाए। The theory behind this particular concept is to restrain criminals from committing a crime। जाहिर सी बात है,
पनिशमेंट अवॉर्डेड यहां पे थोड़ा सिवियर इन नेचर होता है, जैसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट, डेथ सेंटेंस, ताकि दूसरे लोग सबक ले लें। तो सबक लेने वाली ये थ्योरी है जो कि फियर क्रिएट करती है लोगों में, नॉट ओनली इन क्रिमिनल्स माइंड बट ऑल्सो इन द माइंड्स ऑफ द अदर्स। सारे लोगों के लिए एक तरीके का सबक, एक तरीके की चेतावनी होती है, और उस सबक या चेतावनी से ही लोग प्रिवेंट हो जाएंगे और ऑफेंस कमिट नहीं करेंगे। रिट्रीब्यूटिव थ्योरी, रिट्रीब्यूटिव थ्योरी मीन्स टू रिस्पॉन्ड, टू गिव बैक द सेम थिंग, टिट फॉर टैट, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो बोगे वही खाने वाले हो आप। सो द थिंग विच यू सो दैट शैल रीप, एंड सही भाषा में बोलूं तो थिंग्स कम्स बैक, कर्मा रिटर्न्स वाली चीज है यहाँ पे, कि जो आप देने वाले हो ना, इन रिटर्न द सेम थिंग दी जाती है आपको विच हैज बीन रिसीव फ्रॉम यू। एक चाटा आप मारोगे तो दूसरा चाटा वापस मिल जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज रिट्रीब्यूटिव थ्योरी। ये एक प्रिंसिपल पे बेस्ड है, दैट इज टिट फॉर टैट, और ये गांधी जी के थ्योरी के कंप्लीटली अगेंस्ट है। क्योंकि गांधी जी अहिंसा की थ्योरी अपनाते थे, वो बोलते थे नहीं रिफॉर्मेशन करना है, टिट फॉर टैट, आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड गो ब्लाइंड। अगर ये करोगे तो फिर तो आपदा या समस्या बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, क्योंकि इससे रोकथाम नहीं हुआ। एक ने अगर कानून अपने हाथ में लिया तो दूसरा भी कानून अपने हाथ में ले रहा है, ये तो ज्यादा गड़बड़ मामला हो जाएगा। एंड बेटा रिट्रीब्यूटिव थ्योरी इंडिया फॉलो नहीं करता है। अगर किसी ने क्राइम कमिट किया एंड वी आर गिविंग द राइट टू द सोसाइटी टू पनिश दैट पर्सन, तो फिर मॉब लिंचिंग को काय को हम लोग बीएनएस में रिकॉग्नाइज करते। सोसाइटी इज नोबडी टू गिव पनिशमेंट टू द अदर पर्सन। लॉ एंड ऑर्डर है, लेजिस्लेचर है, कोर्ट्स है, जजेस है, दे आर गोइंग टू गिव द पनिशमेंट प्रॉपरली फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो रिट्रीब्यूटिव थ्योरी इंडिया में अलाउड नहीं है, ना ही इंडिया इसको फॉलो करता है। इंडिया यस आप कह सकते हो डेटरेंट थ्योरी जरूर अपना सकता है और अपनाता भी है। कई जगह डेथ सेंटेंस दिया गया है, एक एग्जाम्पलरी या मैं कहूं तो एक एग्जाम्पल सेट किया है। चलिए आगे चले। So there was a belief that if the offender is subjected to same torture as he has done to the victim, then it makes the offender realize what he has done. अगर बेटा उस व्यक्ति को और ज्यादा दर्द दोगे, साइकोलॉजी कहती है एक व्यक्ति को और ज्यादा दर्द दोगे तो वो कभी चेंज नहीं होगा। एक व्यक्ति में चेंज चाहने के लिए ये जरूरी है कि आप उस व्यक्ति को सुनो, उस व्यक्ति की माइंडसेट समझो, उस व्यक्ति के कारण समझो कि उसने क्या किया है, उसके बाद ही आप एप्रोप्रिएट मेजर्स लेके उस पर्सन को रिफॉर्म कर सकते हो। प्रिवेंटिव थ्योरी बहुत अच्छी थ्योरी है। इसमें मेजरली क्या है, टू प्रिवेंट द क्राइम। डेटरेंट थ्योरी जैसी है, बट द क्रिमिनल्स आर केप्ट इन जेल, दे आर केप्ट आउट ऑफ द सोसाइटी। डेटरेंट मतलब एक फियर क्रिएट होता है, प्रिवेंट मतलब आपको इस सोसाइटी से दूर कर लेंगे, अब आप क्या अपराध कर लोगे वहां पर जाकर। कीपिंग द क्रिमिनल्स और द पीपल हैविंग अ क्रिमिनल माइंडसेट अवे फ्रॉम द मेन स्ट्रीम्स ऑफ द सोसाइटी। समाज से दूर, जैसे वो कहते हैं ना गांव बार करने वाले लोग, जैसे आपने गांव वगैरह में सुना होगा, पुराने जमाने में ऐसा हुआ करता था, अभी भी हो सकता है कि कुछ गांव खेड़े में ऐसा जरूर होता हो, तो वही चीज यहां पर कर दी जाती है। द ऑब्जेक्ट इज टू प्रिवेंट और डिसेबल द ऑफेंडर फ्रॉम रिपीटिंग द ऑफेंस। वो अपराध वापस नहीं करेगा और सोसाइटी से दूर रह जाएगा, तो ऑटोमेटिकली अवॉइड हो जाएगा यहां पे। रिफॉर्मेटिव थ्योरी, और इसी को इंडिया फॉलो करता है। रिफॉर्मेटिव थ्योरी भी कह सकते हैं हम, डेटरेंट थ्योरी भी कह सकते हैं कि इंडिया में फॉलो होती है। रिफॉर्मेटिव थ्योरी, इसका एक क्लासिक एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958, सेक्शन 360 सीआरपीसी देखने को मिलेगा। इन दोनों ही सेगमेंट्स को या प्रोविजंस की मैं बात करूं, जो दूसरा एक्ट है, इनका दोनों का ही ऑब्जेक्टिव एक है कि हमें कहीं लगता है कि ये पर्टिकुलर ऑफेंडर जो है वो रिफॉर्म हो सकता है। इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑफेंडर एंड इवन इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल अराउंड हिम कि हम इसको रिलीज कर सकते हैं। एक sufficient time we can give to that particular person so that he can reform himself, he can reinstate himself into the mainstreams of the society और happily रह सकता है। ये जरूरी नहीं कि किसी ने अपराध कर दिया है तो वो पूरा जीवन भर भुगतता रहे, उसको उसके कर्मों की सजा देने से बेहतर है कि हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि वो सुधार करे खुद में, या तो सेल्फ इंप्रूवमेंट कर सकता है या फिर स्टेट उसको हेल्प करेगा सेल्फ इंप्रूवमेंट में। ये थ्योरी आपको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में भी देखने को मिलेगी, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में भी देखने को मिलेगी। रिफॉर्मेशन के लिए उसे स्पेशल होम भेजा जाता है, उसे डी एडिक्शन प्रोग्राम में भेजा जाता है, सेक्शन नंबर 80 में जितने भी ऑर्डर्स होते हैं। साथ ही साथ स्टेट ये हेल्प करता है कि जब वो स्पेशल होम में हो, जितने भी ड्यूरेशन के लिए हो, उसको कुछ स्किल्स दी जाए, उसको एजुकेशन दी जाए, राइट। ओके,
This theory focuses on reforming the criminals and bringing them back to the society as good and law-abiding citizens. This is based on the Guardian principle that hate the sin, not the sinners. और इसी पर बेस्ड है आपका Prohibition of Offenders Act 1958. अपराध से घृणा करो, अपराधी से घृणा ना करो, क्योंकि जिस दिन अपराधी की सोच बदली तो व्यक्ति बदल जाएगा. So starting of the session we have said that it is all in mind. सब कुछ दिमाग में है, वो चाहे अच्छी चीज है, चाहे बुरी चीज है, चाहे कोई कर्म करना है, चाहे आप अपने लाइफ का विजन होल्ड करते हैं, चाहे किसी के प्रति कोई फीलिंग होल्ड करते हैं, इट्स ऑल इन माइंड एंड यू जस्ट हैव टू कंट्रोल एंड अंडरस्टैंड योर माइंड. चलिए, दिस थ्योरी वाज सक्सेसफुल टू सम एक्सटेंट इन द केस ऑफ जुवेनाइल्स. जुवेनाइल्स में जो है इसको बहुत अच्छी तरीके से हम कह सकते हैं कि इंप्लीमेंट किया गया एंड वाकई में जुवेनाइल्स के मामले में ये इफेक्टिव भी रही है, बिकॉज जुवेनाइल्स या हम कहें तो बच्चे समाज का वो हिस्सा है कि उनको जो सिखाओगे वो फटाफट सीख जाएंगे. दे आर अडेप्टेड टू एवरी काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर इन विच एवर वी कीप देम. तो अगर वो बुरे लोगों के साथ रहे तो बुरे भी बन जाएंगे, लेकिन अगर उनको सही समय पर अच्छे लोगों के साथ रख दिया जाए, अच्छी शिक्षा दी जाए, तो उनमें रिफॉर्मेशंस या सुधार जो कहते हैं वो हो सकता है, और इसी को हम सुधारात्मक थ्योरी भी कहते हैं. एक्सपायटरी थ्योरी और कॉम्पनसेटरी थ्योरी ऑफ द पनिशमेंट. एक्सपायटरी थ्योरी जिसके ऊपर हमारी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट बेस्ड है. सॉलिटरी कन्फाइनमेंट क्या होता है? एकांतवास की थ्योरी है, जहां पे एक व्यक्ति को अकेले रहने के लिए कुछ समय के लिए ऐसी जगह पर भेज दिया जाता है जहां पर उसका सोसाइटी से ना कोई ताल्लुक होगा, ना कोई वो खास एटमॉस्फेयर देख पाएगा, कंप्लीटली अकेले. डार्क रूम हो भी सकता है, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में दे आर सेंट टू द डार्क रूम. ठीक है, जो भी है उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाई? द मेजर ऑब्जेक्टिव इज सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन. खैर, इंट्रोस्पेक्शन का मतलब ही हो जाता है कि सेल्फ ही होता है. विचारण करना, सोचना, देखना, खुद को समझना, सेल्फ डिस्कवरी करना कि हम क्या कर रहे, क्यों कर रहे, क्या हुआ है हमारे हाथ से, क्या हम चीजों को चेंज कर सकते हैं. एक व्यक्ति को अकेले रख के उससे ये उम्मीद की जाती है कि वो ये सारी चीजों का आंकलन करेगा, एक एनालिसिस करेगा, दैट व्हाट हैज ही डन, व्हाट एज अ ह्यूमन बीइंग हिज पर्पस इज ऑन दिस अर्थ टू डू. सो दिस इज अ थ्योरी जहां पे द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पनिशमेंट इज सेल्फ रियलाइजेशन. इंटरनली उसको रियलाइजेशन हो कि उसने जो किया है वो गलत किया है, और अब वो उसको ठीक कैसे कर सकता है. इफ द ऑफेंडर आफ्टर कमिटिंग द ऑफेंस रियलाइजेस हिज गिल्ट, अगर अपने गुनाहों के बारे में उसको रियलाइजेशन हो जाए, देन ही मस्ट बी फॉरगिवन. अब ये चेक कौन करेगा कि वाकई उसमें कोई चेंज हुआ भी है कि नहीं हुआ है? कि मजिस्ट्रेट चेक करेंगे. जैसे जब उसे एकांतवास की थ्योरी के लिए भेज दिया जाता है, दैट इज सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के लिए भेज दिया जाता है, या फिर कीपिंग पीस और गुड बिहेवियर के लिए भी भेज दिया जाता है, तो दिस इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द मजिस्ट्रेट कि वो एक सुपरविजन के लिए सुपरवाइजरी ऑफिसर भी भेज सकते हैं. सुपरविजन ऑफिसर जिसे बोला जाता है, इज गोइंग टू सुपरवाइज एंड सी इफ द चेंजेस हैव बीन इनकलकेटेड इन दैट पर्सन और नॉट. एंड लास्ट इज इनकैपेसिएशन थ्योरी. एक पर्सन को इनकैपेसिएट कर देना, मेजरली फिजिकल वे में इनकैपेसिएट कर देना कि आगे कभी अपराध नहीं कर पाएगा, ऑफेंस कमिट नहीं कर पाएगा. वो कटिंग द लिम्स हो सकता है, और लाइफ इंप्रिजनमेंट हो सकता है, या उससे भी ज्यादा हम कहीं तो डेथ सेंटेंस हो सकता है. उसकी पावर को भी कम कर देते ना, तो अगर मर ही गया तो आगे तो क्या ही अपराध कर देगा, टोटली इनकैपेसिएट हो चुका है, या कोई बॉडी का कोई पार्ट रिमूव कर दिया गया है, तो उसकी पूरी स्ट्रेंथ से जो है, स्ट्रेंथ एंड पावर से वो डिप्राइव हो जाता है. आईपीसी के कुछ बेसिक्स हैं. जिन पर्टिकुलर स्टेट जुडिशरी में आईपीसी आ रहा है वो आईपीसी के बेसिक्स पढ़ सकते हैं, लेकिन हाल फिलहाल हमारे लिए कुछ जरूरी रहेगा, तो वो है भारतीय न्याय संहिता के बेसिक्स. भारतीय न्याय संहिता एक्ट नंबर 45. सभी स्टूडेंट्स इस चीज को याद रखेंगे, प्री में डायरेक्ट पूछा जाता है. एक्ट नंबर 45 ऑफ 2023, पहले भी यही था, अभी भी यही है. कोइंसिडेंटली यू कैन से प्रेसिडेंट की असेंट मिली थी 25 दिसंबर 2023, जब हम सब लोग सोच रहे थे पिछले साल अक्टूबर में कि शायद ये लॉज अभी आने में 2, 3, 4 साल लगेगा. बट अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें हमेशा से होती आई है, और यू नेवर नो, लाइफ खुद अनप्रेडिक्टेबल है, तो बेटा इन सारी चीज़ों की भी अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो है वो एक्सपेक्ट की जा सकती है. सो 25 दिसंबर 2023 को प्रेसिडेंट की असेंट मिली थी, एंड उसके बाद विद इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2024. ऑब्जेक्टिव
हम सोचे थे ऑब्जेक्टिव खूब बड़ा देंगे, छोटा सा ऑब्जेक्टिव दिया इन्होंने, वही जो कि आईपीसी में आपको देखने को मिल रहा था। एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड, कंसोलिडेट दैट इज इनकलकेट, कवर ऑल ऑफ देम and amend the provisions relating to the offences and the matters connected therewith or incidental thereto। जो भी matters offences से connected है या उसके incidental है उन सबको consolidate करना, amend करना ही भारतीय न्याय संहिता 2023 का ऑब्जेक्टिव है, यही इसका उद्देश्य है। और इनैक्ट कब हुआ है? आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल द स्टूडेंट्स कि ये रिपब्लिक ईयर जरूर याद रखें, ये पूछा जा सकता है। Be it enacted by Parliament in the 74th year of Republic of India as follows। प्रिलिमिनरी एंड चैप्टर नंबर 1 हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट से स्टार्ट करेंगे, अगले सेशन में डील करेंगे, जहां पर हम ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन वाला सेगमेंट तो डील करेंगे ही करेंगे बेटा, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग जो स्टेजेस हैं क्राइम के उसको भी डील करने वाले हैं। मैं फिर से बता दूं, जो भी स्टूडेंट्स बीएनएस की इस फ्री सीरीज को एनरोल करना चाहता है, आप प्लीज आराम से एनरोल कर सकते हैं। PW ऐप पर आपको जाना है और इस सीरीज को आप वहां देख पाएंगे, यही आपको बैनर दिखेगा, आपको यहां पर ऑप्शन दिखेगा एनरोल करने का, आप उसको एनरोल करेंगे तभी आप इसकी सारी पीडीएफ्स डाउनलोड कर पाएंगे और ये लिमिटेड टाइम तक के लिए ही आपका वहां पर एक्सेस अलाउ करता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 31 या तो दिसंबर या फिर हो सकता है इसकी हम लोग वैलिडिटी अनदर 6 मंथ्स और अराउंड फॉर 9 मंथ्स और 1 ईयर तक एक्सटेंड हो जाएगी इसकी वैलिडिटी। जब तक उस पर्टिकुलर बैच में इस बैच की या ऐप पर इस बैच की वैलिडिटी होगी तब तक आप वहां से पीडीएफ्स डाउनलोड कर पाएंगे और एक बार वहां पर वैलिडिटी ओवर हो गई तो फिर वहां से पीडीएफ एक्सेस नहीं कर पाएंगे। दैट इज द रीजन स्टूडेंट्स कीप्स ऑन आस्किंग फॉर पीडीएफ्स ऑफ द प्रीवियस सेशन जिनकी बैच एक्सेस वहां पे रिमूव हो चुकी है, बट यूट्यूब पे आपके पास सेशंस बाद में भी रहेंगे, बस पीडीएफ का जो आपके पास सेगमेंट रहेगा वो बैच वैलिडिटी की टाइम ड्यूरेशन तक रहेगा। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बीएनएस की सीरीज बहुत अच्छे से पसंद आएगी, जहां पर मेरा ऑब्जेक्टिव मेनली आपको सिर्फ प्री के लिए नहीं, मेंस के लिए ही नहीं, जजमेंट राइटिंग के लिए प्रिपेयर करना है, जहां पर एक एक ऑफेंस के एलिमेंट्स को समझेंगे हम और एलिमेंट्स को कोशिश करेंगे कि हम लोग याद कर पाए। तो बने रहना इस सीरीज में हमेशा और आप कभी भी एक्सेस कर सकते हो। एंड इन केस ऑफ एनी डाउट और नोटिफिकेशंस विद रिस्पेक्ट टू द अपकमिंग क्लासेस ऑफ बीएनएस, आप पीडब्ल्यू के टेलीग्राम चैनल को एनरोल जरूर कर सकते हैं, उसे ज्वाइन कर सकते हैं और मुझसे कोई भी अतिरिक्त डाउट पूछना है तो आप मुझे टेलीग्राम पे रीच आउट कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड इन टुडेज सेशन। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस सेशन। वी विल मीट इन अनदर न्यू सेशन। टिल देन थैंक यू सो मच। कोई स्टूडियो असिस्टेंट है? बस हो गया सेशन, बंद कर दीजिए। हाँ हो गया।